बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुरान तबादला ख्याल की एक अहम एपिसोड के साथ हाजिर है। काफ़ी सारे हमारे नाज़रीन हैं कि उन्होंने काफ़ी हमसे रब्ता किया लंदन से, कश्मीर से, इस्लामाबाद से कि दुरानी साहब पिछले कई दिनों से हमारे साथ प्रोग्राम नहीं कर रहे थे। कोई इनकी निजी मसरूफियात थी या क्या मामला थे, इस हवाले से आज दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हम दुरानी साहब से ये भी पूछेंगे कि दुरानी साहब की गैर हाज़िरी की क्या वजूहत हैं। ये खुद ही नाज़रीन को बताएँगे कि इतना अरसा क्यों ये पर्दा स्क्रीन से आउट रहें, या निजी मसरूफियात थी या क्या मामला थे। दुरानी साहब, हम आपको वेलकम बैक करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो आप नाज़रीन को ये बताएं कि इतने दिन आप कहाँ गायब थे। बहुत शुक्रिया राय साहब। असल में हमने पे दर पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद और फिर आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे महकमों में जो है करप्शन के हवाले से प्रोग्राम थे, जिसमें कश्मीर बैंक सर फ़हरिस्त है। जी जी। तो हमारे कुछ जो साफ़ी दोस्त हैं कम्युनिटी से, उनको प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अरसे से जो है अपनी मीडिया टीम का हिस्सा बनाया। तो हमें जो है वो गिला आ रहा था बार बार कि शायद वज़ीर आज़म ने उनको अपनी मीडिया टीम का हिस्सा तो बना लिया, लेकिन उनका जो है बाज़ाब्ता सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो कुछ दोस्तों ने मुझे गिला किया कि शायद आपके ऐसे प्रोग्रामात और ऐसी बातों की वजह से वज़ीर आज़म साहब काफ़ी नालायक हैं। अच्छा। और वो उसका जो मलबा गिरा रहे थे वो हमारी जो साफ़ी कम्युनिटी है उनके दोस्तों पर गिरा रहे थे। तो वो जो उनकी टीम में शामिल है। उनकी टीम में जो शामिल है, तो वो फिर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ अभी तक हमारे प्रोग्राम रोकने के बावजूद। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि नोटिफिकेशन तो होना नहीं है, हाँ। और वो दोस्त हमारे जो हैं सही। वो वज़ीर-ए-आज़म की टीम का हिस्सा हैं बाज़ाब्ता। तो हम तो उनकी खातिर करें कि वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारी टीम को जो है फैसिलिटेट करें, जो मीडिया के लोग गए हैं। लेकिन अभी तक मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बहुत जल्द उनका कोई ऑर्डर जारी करेंगे। हो सकता है इसके बाद हो जाए, क्योंकि अब ये चीज़ आ गई है, ऑन रिकॉर्ड आ गई है। इसके बाद हो सकता है वज़ीर आज़म उनका नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो वाकई ये आपकी बात बड़ी वैलिड है कि दोस्तों का शिकवा था कि प्रोग्राम आप रोकें, ताकि हम भी उम्मीद करते हैं कि उनका नोटिफिकेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलो, पहले नहीं तो अब उम्मीद की जा सकती कि अब होगा। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद दुरानी साहब, वो नोटिफिकेशन जो जारी हुए थे वो भी हमने देखा कुछ रिवर्स हो गए, को वापस हो गए। बड़े बड़े एम ओहदों पे एम मामलात के ऊपर नोटिफिकेशन किए थे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, लेकिन कुछ लोगों के नोटिफिकेशन वापस भी हो गए। ये क्या कहानी है? नहीं, असल में ये एक आप जो नोटिफिकेशन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो जी जी। चेयरमैन मायना व अमल दरामद कमीशन का था। जी जी, बिल्कुल। जिस पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल आज़ाद कश्मीर के हैं, वो राजा मंसूर, उस पर पहले दिन से जब गवर्नमेंट पीटीआई की बनी तो वो उनको सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने उस पर उनको अपॉइंट किया था। लेकिन अब पिछले हफ्ते में आपने देखा कि जो वज़ीर आज़म के दरीना दोस्त हैं, साबिक़ एडिशनल आईजी सरदार फ़हीम अब्बासी साहब, उनको जो है वज़ीर आज़म ने चेयरमैन अमल दरामद व मायना कमीशन तैनात किया। बिल्कुल, और नोटिफिकेशन भी राजा जारी। मंसूर साहब को जो है वो वहाँ से डीनोटिफाई करके फारग करके एक और असाइनमेंट पर लगाया। लेकिन वो ज़ाहिर है एडवाइज़रों की इतनी फ़ौज ज़फ़र मौज है कि अब कोई एडवाइज़र बनने के लिए तैयार नहीं है ऐसी वज़ीर-ए-आज़म वह को, भी क्लाइमेट चेंज कुछ था भी नहीं, क्लाइमेट चेंज के लिए क्योंकि जो बजट में पोस्टें हैं वो उस पर तो सारे एमएलएज एडवाइज़र हैं। ऐसी। 4 जो बजटरी पोस्टें हैं वो बाज़ाब्ता जो फ्लैग होल्डर एडवाइज़र हैं वो 4 ही हैं। उसके अलावा जो बाकी जो एडवाइज़र वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी स्वाबदीद पर रखना चाह रहे हैं वो एजाज़ी एडवाइज़र हैं, जिनकी ना कुमरात है, ना उनका ओहदा है, ना उनका कोई बजट में रोल है, ना वो काबीना के इजलास में बैठ सकते हैं। तो इसलिए उनकी तादाद ही अनगिनत है। अभी उन्होंने एक कर्नल साहब हैं कोई रिटायर, उनको लगा दिया स्पोर्ट्स का एडवाइज़र। अच्छा। और स्पोर्ट्स बोर्ड का, और वो स्पोर्ट्स बोर्ड का वो करेंगे। इसी तरह उन्होंने बैंकिंग का जो है और फाइनेंशियल एडवाइज़र एक लगा दिए हैं। हमारे दोस्त हैं वारिस गिलानी साहब मुज़फ़्फ़राबाद में, वो बहुत अरसे से वो भी लगे हुए हैं। और भी बहुत सारे एडवाइज़र हैं। चलो, ये तो एक बड़ी बात है, एक तीसरा कर्नल साहब की एंट्री हुई है। 2 कर्नल साहब तो फारिग हो चुके हैं। इससे पहले तो 2 कर्नल साहब जो है वो अपनी जो है ना मुद्दत मुलाज़मत पूरी करके जा चुके, बेइज्जती करवा के जो है ना सही बात। वज़ीर-ए-आज़म साहब से उन्होंने अच्छी वाली ठीक-ठाक जो है वो अपनी समझ लें कि इज्जत अफजाई करवा के गए। बिल्कुल। तो अब जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो एडिशनल आईजी सरदार फ़हीम अब्बासी साहब हैं, इनके साथ एक बड़ा मज़ाक किया। वो ये कि मेरी जो इतलात हैं कि फ़हीम अब्बासी साहब जो है वो ज़ाती दौरे पर
दुबई में मौजूद थे और उनकी मुशावरत और मर्जी के बगैर वज़ीर आज़म साहब ने उनको चेयरमैन माइना कमीशन बना दिया। अच्छा। अब वज़ीर आज़म ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इस दौरान जो है वो फिर कुछ वज़राए कराम को जो है वो उनका इतराज़ था उनकी अपॉइंटमेंट पे, क्योंकि फ़हीम अब्बासी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सिस्टम इस तरह का बर्दाश्त कर सके, क्योंकि वो अपने एक मिजाज के अच्छा, फ़हीम अब्बासी साहब ने एक बयान भी दिया था दुबई में इन वज़रा के खिलाफ, माजिद खान साहब हैं और ये अकबर उन्होंने इब्राहिम तो ये कहा था कि साहब। माजिद खान भी एज ए करप्ट वजीर जो है मशहूर हैं, और या जो भी उनके बारे में उन्होंने अल्फाज कहे थे, या अकबर इब्राहिम को जो है मैं पुलिस में भर्ती होने के लिए मेरे पास आए थे, इस तरह उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में। लेकिन ये है कि फ़हीम अब्बासी साहब जो हैं वो मजाजन और अपनी उनकी इस तरह की सर्विस रही है कि वो किसी भी सिस्टम में फिट नहीं हो सकते। मतलब उनको 96 में जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद प्राइम मिनिस्टर बने, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने आते ही जो पहला ऑर्डर जारी किया था वो ये था कि सरदार फ़हीम अब्बासी जो हैं वो SSP से हटाकर उनको सिविल सर्विस में लगा दिया, उनको यूनिफॉर्म मतलब उनको नहीं पहनने दी गई। अच्छा। और जब तक बैरिस्टर सुल्तान महमूद वो रहे 5 साल वज़ीर आज़म, फ़हीम अब्बासी साहब जो है वो पहले डिप्टी सेक्रेटरी लगे रहे दाखिला में, फिर उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ लगे रहे। मतलब उनको 5 साल तक, पूरे 5 साल बैरिस्टर सुल्तान महमूद की गवर्नमेंट में विक्टिमाइज किया गया। और ये इसका मैं यानी शायद हूँ, मेरे साथ उस वक्त उनकी मुलाकातें होती थी। उसके बाद जब फिर सरदार सिकंदर याद वज़ीर आज़म बने, तो फिर फ़हीम अब्बासी साहब वापस जो है पुलिस सर्विस में आए और फिर उन्होंने वापस पुलिस सर्विस यूनिफॉर्म पहनी, तो सर्विस में तो मौजूद थे। मतलब फ़हीम अब्बासी साहब की शख्सियत, मजाज इस किस्म का है कि उनको कोई भी सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकता जहाँ पे खराबी हो। अब वो फ़हीम अब्बासी साहब को राजा फारूक हैदर साहब ने 2 बार कोशिश की चेयरमैन साहब ब्यूरो लगाने की, लेकिन वो नाकाम हो गए। इतने मजबूत वज़ीर आज़म जो राजा फारूक हैदर जो है वो सही बात है। उनके बारे में कहा जाता है कि सिकंदर याद साहब के बाद वो इंतजामी तौर पर और असाबी तौर पर बड़े मजबूत असाब के मालिक थे। वो इनको चेयरमैन साहब ब्यूरो लगाने में नाकाम रहे, क्योंकि सिस्टम के अंदर एक ऐसे माफियाज बैठे हैं जो फ़हीम अब्बासी साहब को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनको पता है अगर फ़हीम अब्बासी सिस्टम में आ गए तो फिर हमारा जो है दालदलिया बंद हो जाएगा, या वो चेयरमैन साहब ब्यूरो की सूरत में आ गए। इसी तरह भी वो चेयरमैन CBR थे, तो फिर उनको वज़ीर आज़म ने लगा कर फिर उनका नोटिफिकेशन वापस किया, और अब जो है एक और नोटिफिकेशन किया। लेकिन मेरी इतला ये है कि इस बार फ़हीम अब्बासी साहब ने वज़ीर आज़म साहब को माजरत की है कि ये जो माइना कमीशन का ओहदा है ये मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इस पर माजरत करता हूँ। उन्होंने राजा मंसूर साहब जो साबिक चेयरमैन हैं उनको भी मैसेज किया कि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि मैं इस पोस्ट के लिए जो है मैं ग्रेड 22 में रिटायर हूँ एज एडिशनल IG, तो मुझे जो है एक ग्रेड 20 की पोस्ट पर आने का कोई ऐसा जवाज़ नहीं है, या मैं इस तरह अपने आप को खुद ही डिग्रेड कर लूँ, इसलिए मैं इस पोस्ट पे जो है इंटरेस्टेड नहीं, और ना ही मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसमें। अच्छा दुरानी साहब, इसमें पहली जो हमारी इतलात हैं वो तो ये हैं कि फ़हीम अब्बासी साहब ने ज्वाइन कर लिया था इस ओहदे को, उन्होंने जाके ज्वाइनिंग भी दे दी थी, और हमारे ज़राए ने ये भी कंफर्म किया कि उन्होंने गाड़ियाँ भी मंगवा ली थी अपने घर पे। अभी भी एक गाड़ी उनके पास है माइना कमीशन की, और जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो भी हम तक पहुँच चुकी है, वो भी हम नाज़रीन को दिखा सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने फिर कैसे ये माजरत कर ली कि मैं ये देखिए उनको समझ आ गई ना, नज़र आ गया कि ये इस सिस्टम में मैं चल नहीं सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म पर पार्लिमानी पार्टी का दबाव बढ़ गया कि एक पैरेलल सिस्टम बन जाएगा वज़ीर आज़म ऑफिस में, क्योंकि फ़हीम अब्बासी साहब ने जो खराबियाँ हो रही हैं सिस्टम में, जो करप्शन हो रही है करोड़ों अरबों की, जहाँ जहाँ पे मसाइल पैदा हो रहे हैं, गवर्नमेंट गवर्नेंस जो है ना वो गुड गवर्नेंस नहीं दे सक रही, तो जब फ़हीम अब्बासी साहब ने उसमें ज़ाहिर है एज ए चेयरमैन माइना कमीशन अपना किरदार अदा करना था, तो वो कोई बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई वजीर ये नहीं चाहता कि उसकी मामलात में मुदाखलत हो। वज़ीर आज़म खुद बेबस हैं कि वज़ीर आज़म किसी वजीर से ये पूछने के लिए तैयार नहीं। आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने जो है वो कश्मीर बैंक के हवाले से खुद एक खबर जारी करवाई, और उन्होंने कहा कि जी मैं इस पर कमेटी बना रहा हूँ इंक्वायरी, और इस पर जो है वो एक्शन ले रहा हूँ, और हमने उसको अप्रिशिएट किया, हमने उसको वज़ीर आज़म को इस पर हमने वज़ीर आज़म की तारीफ की उस एक्शन की। लेकिन आपने देखा कि एक ही वज़ीर के एक माजिद खान की कहने पर या उनके
प्रेशर में उन्होंने वो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म जहाँ पे बेबस है, वज़ीर-ए-आज़म के सामने करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही है, हर डिपार्टमेंट में हो रही है, तो वो अगर एक्शन नहीं ले सकते तो फिर वो कैसे एक फ़हीम अब्बासी को जो है वहाँ पे बर्दाश्त कर सकते हैं। वो लोग जो सिस्टम को ठीक करने के लिए आना चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि यहाँ पे जो है बहुत सारे मामला ठीक हों, वज़ीर-ए-आज़म की नेकनामी तभी होगी कि गवर्नेंस होगी बेहतर, गुड गवर्नेंस का जो नारा था वो आए, और लेकिन वो कोई सिस्टम में तैयार नहीं है। और मैं इसमें साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहली बार नहीं किया कि फ़हीम अब्बासी साहब को जो है उन्होंने इस तरह बुला के एक लिहाज से उनको खजल फ़हीम अब्बासी साहब से कोई बदला तो नहीं ले रहे हैं, मतलब ये नहीं, उनको जलील फ़हीम नहीं कर रहे अब्बासी हैं ना? नहीं, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की जाती आपको मैं सीरीज ऑफ एक्शंस हैं वो बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने खुद जो है वो शाहिद मोइनुद्दीन कादरी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जी, और फिर उनको गालियां दे दे के उनको भगाया। उनको फिर वो एहसान खालिद कियानी साहब को लेकर आए। दूसरी दफा एहसान खालिद कियानी साहब को उन्होंने अभी जो है ना स्केपगोट बनाया, कुर्बानी का बकरा बनाया। वो ऐसे ही सीरीज ऑफ एक्शंस हैं जो मैं बता सकता हूँ। इससे पहले सरदार गुलफराज खान जो DIG रिटायर हैं, वो इस पोस्ट पर आना नहीं चाह रहे थे एज ए DG पॉलिटिकल अफेयर्स, क्योंकि वो खुद ग्रेड 21 से रिटायर हुए हैं, तो वो 20 ग्रेड में उन्होंने लगा दिया DG PM ऑफिस। तो जब उनसे उनका काम निकल गया, जब गुलफराज खान जो हैं वो उनकी मतलब उनसे उनका निकल गया और उन्होंने टिश्यू पेपर की तरह यूज कर लिया, तो उसको उन्होंने तजलील करके निकाल दिया और एक मैसेज पे जो है ना वो फारिग कर दिया। इसी तरह आपने देखा हमारे दोस्त जो हैं प्रेस से, खालिद गर्देदी साहब, यासर आरफ, उनको किस तरह निकाला गया, एक बार बुला के फिर दोबारा निकाला। तो मसलन एक एक्शंस के पीछे आप सीरीज ऑफ एक्शंस हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो पहले लोगों को बुलाते हैं, अपने साथ स्टाफ में रखते हैं या उनको अपने साथ टीम में शामिल करते हैं और फिर उनको उनकी तजलील करके और उनको वहां से निकाल देते हैं, क्या ताकि वो ना तो किसी जब वो वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास की टीम में शामिल हो जाएंगे तो फिर वो ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का रह जाएगा। असल में जब तनवीर इलियास साहब के साथ वो शामिल होंगे तो फिर उसके बाद उनको कोई और लेने के लिए वो किसी और के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे ना। बिल्कुल ऐसे तो मैं बल्कि नाज़रीन को मैं ये भी बता दूं चलूं कि हमें ये ऑफर किया गया था और एक जाली सा नोटिफिकेशन हमारा भी किया गया था, लेकिन हमने उनको शुक्रिया के साथ हमने कहा जी हमें ये आप तो खुशकिस्मत हैं कि आप जल्दी इज्जत बचा के भाग गए। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। असल में जिन लोगों को ये उम्मीदें थी कि शायद तनवीर इलियास जो है वो बड़े विजन के साथ बड़ा जो है रोड मैप लेकर आए, आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक आज़ाद कश्मीर इनकलाब आ जाएगा, बिल्कुल, तो वो इनकलाब जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा। हमें सिर्फ एक ही इनकलाब नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो दिन लोगों को बुलाया जाता है, जेल के निकाला जाता है। नहीं, यहाँ पे डंग टपाओ पॉलिसी है कि आज का दिन कैसे गुजर गया, कल का कैसे। जब हालात बहुत खराब होते हैं तो वो फिर कोई एक आध कुर्बानी का बकरा होता है उसको कुर्बान करते हैं, उसको स्केपगोट बनाते हैं। जिस तरह अभी उन्होंने पहले कश्मीर बैंक का इशू खुद ही उठाया कमेटी के लिए, और जब माजिद खान उनके काबू आ गया तो उन्होंने वो डाई डाउन कर दिया, उसको एक्शन ही नहीं लिया। इसी तरह उन्होंने जो है वो पहले फ़हीम अब्बासी साहब वाला इशू खुद ही नोटिफिकेशन जारी किया, जब देखा कि अब फ़हीम अब्बासी भी खराब हो गए हैं, उनके भी मामला खराब हो गए हैं, पार्लिमानी पार्टी का प्रेशर है, तो अब पार्लिमानी पार्टी को खुश करने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन वापस करने का फैसला कराया या उनसे कहा कि माजरत कर लें। तो देखें ये ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमतें जो है वो एक आपने एक मुसम्मा मुरादे के साथ जब आप एक फैसला कर लें, फिर आप वज़ीर-ए-आज़म को शायद अपनी हुकूमत भी कुर्बान करनी पड़े तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे उसको अपने फैसले पे कायम रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे तो आप 24 आवर्स में कई यू टर्न लेते हैं। और हमें तो अब ये है कि जो तनवीर इलियास साहब ने जितने ऐलानात वो करना शुरू किए हुए और जितने उन्होंने कर चुके हैं, तो उन्होंने तो शेख चिली को भी मात दे दी। हम तो किसी सही बात है। इतने शेख चिली के ऐलानात भी नहीं होंगे जितने इनके होंगे। मतलब कानून का खजाना चाहिए उन ऐलानात पर अमल दरामद करने। सही बात है, सही। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़हीम अब्बासी साहब जो है वो उन्होंने अच्छा फैसला किया माजरत करने का। और बल्कि फ़हीम अब्बासी साहब के साथ मैं समझता ज्यादती की गई है। फ़हीम अब्बासी साहब को पहले भी सुबकी का सामना करना पड़ा, दूसरी दफा फिर सुबकी का सामना करना पड़ा। फ़हीम अब्बासी साहब जो है वो, लेकिन मजा तब आता ना दुरानी साहब, फ़हीम अब्बासी साहब जब जिस दिन इनका नोटिफिकेशन होता तब ये इनकार कर देते कि भाई मैंने ये ओहदा नहीं लेना है, ना मैंने ज्वाइनिंग नहीं। देखें अब एक बात तो है, आप ये बात माने कि फ़हीम अब्बासी साहब का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, वो दुबई में थे, उनको इतला मिल गई थी व्हाट्सएप पे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो एक धड़ल्लेदार इंटरव्यू दिया।
जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म को और दबाव का सामना हुआ पार्लिमानी पार्टी की तरफ से कि अभी तो एक बंदे ने चार्ज नहीं लिया और वो पहले ही इल्जामात लगा रहा है और उस हुकूमत पर इल्जाम लगा रहा है जिसमें वो खुद पार्ट बनने जा रहा है कि इस हुकूमत में भी जो है ना करप्शन है। तो ये तो क्रेडिट दें फ़हीम अब्बासी साहब को कि उन्होंने पार्ट एंड पार्सल रह के भी तनकीद की उसी हुकूमत पर, उसी काबीना पर, उन्हीं लोगों पर कि ये लोग जो हैं ये करप्ट हैं और इनके बारे में ये इतलात हैं। तो फ़हीम अब्बासी साहब को तो ये क्रेडिट दें कि उन्होंने ओहदा लेने या ओहदे के उनको जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उसके बाद उन्होंने जो है वो इंटरव्यू दिया, हालांकि उससे पहले वो नहीं दे रहे थे, वो खामोश अच्छा, हम अपने इस प्लेटफॉर्म से दुरानी साहब उनको ये भी ऑफर कर रहे हैं फ़हीम भाई साहब को कि वो अगर आके अपनी वजाहत पेश करना चाहें, जो एक्चुअल सूरत हाल है वो अगर बयान करना चाहें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो जानना चाहते हैं हकीकत, तो हम उनके लिए हाजिर हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके और हमारे साथ भी हैं, तो वो जैसे चाहेंगे हम हाजिर हैं। हमारी ये भी दुआ है दुरानी साहब कि जिन लोगों के नोटिफिकेशन रुके हुए हैं, अल्लाह करे वो नोटिफिकेशन भी जल्द जारी हों और हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आए कि हमारे प्रोग्रामों की वजह से या हमारे बात करने की वजह से उनके नोटिफिकेशन रुक जाते हैं या उनके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब नाराज़ होते हैं, क्योंकि हमें ये इतलात मिली हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा नाराज़गी का इज़हार किया है कि ये आपके दोस्त जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इनको आप पर रोक क्यों नहीं रहे। लेकिन नाज़रीन को हम ये बताते हैं कि हमने जो भी बातें की हैं यहाँ पे वो टू द पॉइंट बात की है, हमने ना किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया नाज़रीन और ना कोई इस तरह की कहानी अपने पास से मनगढ़ंत खबर आप तक पहुँचाई है। हमने वज़ीर-ए-आज़म के हवाई ऐलानात से लेके अमल दरामद तक जो मामलात हैं वो डिस्कस किए हैं, दुरानी साहब ने किए हैं। कुछ अहम जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो बर वक्त नाज़रीन तक नहीं पहुँच सकती या दबा दी जाती हैं, वो दुरानी साहब ने आप तक पहुँचाई हैं। तो ये वो सूरत हाल है नाज़रीन के इसके ऊपर किसी की नाराज़गी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं बनती है, बल्कि हमें तो अभी इतलात कुछ मिली थी कुछ दोस्तों की जानिब से कि धमकियों का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, तो अल्लाह खैर करे। दुरानी साहब क्या कहेंगे आप? नहीं, धमकियाँ तो बेशक उनका राइट है, वो दें हमें। अगर हमने कोई ऐसी कोई बात की हो जो रिकॉर्ड पे ना हो या कोई हमने गलत इल्ज़ाम लगाया हो, अगर हमने कोई गलत इल्ज़ाम लगाया है या हमने कोई ऐसी किरदार कशी की है जो जिसकी वजह से उनका जो है वो देखें हर बंदे का ज़ाती मामलात होते हैं, हमने उनके ज़ातियात पर कभी बात बिल्कुल नहीं हमने गवर्नेंस पर बात की जी, हमने आज़ाद कश्मीर के अफेयर्स पर बात की, हमने आज़ाद कश्मीर के तर्ज हुक्मरानी पे बात की, उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब की क्या कारकर्दगी है, उनके मामलात पर नहीं हमने कभी बात की। हम उनके ज़ाती मामलात में कोई भी किसी के ज़ाती मामलात में बात नहीं कर सकता, वो उसका ज़ाती फ़ेल है, वो क्या करता है। लेकिन हम सिर्फ रियासत की बात कर रहे हैं, रियासती मामलात की बात कर रहे थे, रियासती इदारों की बात कर रहे थे कि इदारों की क्या हालत है, ब्यूरोक्रेसी की क्या हालत है। आप देखें कि फ़याज़ अब्बासी साहब को उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी लाया, बहुत अच्छी बात है। फ़याज़ अब्बासी साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट भी हैं। इससे पहले एहसान खालिद साहब को वो लेके आए थे, इससे पहले उन्होंने शायद मुहिउद्दीन कादरी साहब को लाए थे। तो आप देखें कि अभी फ़याज़ अब्बासी साहब आए हैं, अब उनकी हम कारकर्दगी देखेंगे, अभी हम उस पर बात नहीं करते। अगर वो 1 महीने 2 महीने के अंदर कोई तब्दीली ला सके, कोई बेहतरी ला सके, तो हम ज़रूर उस चीज़ को सराहेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, तनकीद बराए तनकीद नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक अहम इशू और था, उसके ऊपर हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि टाइम वक्त बड़ा कम है। वो ये इशू था कि वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध का कराची का दौरा किया और वहाँ सिंध हुकूमत को उन्होंने 22 कनाल अराज़ी की जो एक नोटिफिकेशन थमा दिया। तो क्या ये वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम दुरुस्त था या गलत था? इसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम में तफसीली बातचीत करेंगे। दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।